मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज जो है हम बेसिकली प्रीवियस वीडियो की अगर हम बात करें तो हम जो है केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं उसमें, और अभी जो है हम केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, जिसमें हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं साम्यावस्था। उसमें हमने जितने भी टॉपिक हमने कल की क्लास में पढ़े थे वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट करने वाले हैं, धातु और अधातु, जो कि केमिस्ट्री का सेक्शन है, इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है मेटलर्जी, धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको कॉपर और बेसिकली आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में हमको वहाँ पर उसके निष्कर्षण के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम जो है उसकी स्थितियों पर चर्चा करेंगे कि ये आवर्त सारणी में कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। ठीक है, कि मेटल्स क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो एक तो हो गया आपका धातु और दूसरा हो गया अधातु। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, फिजिक्स में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि वो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, विद्युत के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, कि मेटल्स वो होते हैं जो जिनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलें, रसायन में क्या होता है धातु का मतलब और अधातु का मतलब, तो सिंपली हम कुछ इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात अगर हम एक प्रकार से बोलें कि कोई अगर धातु है, मान लीजिए एम से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये कोई धातु है एम। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या बना रहा है, धन आयन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो धातु की परिभाषा में सबसे बुनियादी जो परिभाषा है, सबसे फंडामेंटल जो डेफिनेशन है वो यही है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, धातु वो तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण कर ले, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर नॉन मेटल्स की बुनियादी परिभाषा को हम समझें तो हम यहाँ से समझ पाएंगे कि नॉन मेटल्स, मान लीजिए यहाँ पास ए मैं नॉन मेटल्स मान रहा हूँ, नॉन मेटल्स वो तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो ऋण आयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो दो चीज़ें हमने सीखी कि धातु जो है वो तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि अधातु वह तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये फंडामेंटल जो है इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बेसिक प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें तो उनके प्रॉपर्टीज़ को बात करने से पहले हम इनकी स्थितियों को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो आवर्त सारणी में ये जो तत्व है ये कहाँ पर लाई करते हैं, कहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ी सी जानकारी हम बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को हम देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं फंडामेंटल आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आखिरकार मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो पोजीशन है, और इन जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हमारे पास में मौजूद हैं, इनको सबसे पहले वर्गीकरण करने का जो कार्य शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ और किसके द्वारा ये किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, वाई वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमें तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें हमारे सामने यही उठता है। किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे तत्व की बात करें, जैसा कि हम बायोलॉजी में देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें हम जंतु किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। तो तमाम अलग अलग प्रकार के 5 क्लासिफिकेशंस हैं। इन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को किया क्यों जाता है,
बेसिकली किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करने के पीछे एक ही कंसेप्ट होता है कि हम आसानी से उनको जो है उनका एक सिस्टमेटिक व्यू में उसका एक अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को एक सिस्टमेटिक वे में कर सकें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली बार जब क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डोबेराइनर का। डोबेराइनर एक केमिस्ट है या साइंटिस्ट हैं आप बोल सकते हो, जिन्होंने सबसे पहली बार जो है ऐसी कोशिश की ग्रुपिंग करने की। तो उनके द्वारा तीन तीन का जो है ग्रुप बनाया गया, 3 एलिमेंट्स का क्या किया गया, ग्रुप बनाया गया, जिसको डोबेराइनर ट्राइड या डोबेराइनर ट्रिक बोलते हैं। हालांकि हमको डिटेल में उसके नहीं जाना है। तो सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी ग्रुपिंग करने की, उनको क्लासिफाई करने की, एक प्रकार से बोलते हैं। तो 3 जो एलिमेंट्स है, तत्व है, उनको शुरुआत में उन्होंने जो है एक साथ लाने की कोशिश की और उसी को बोला गया डोबेराइनर ट्रायड या डोबेराइनर ट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद जो अगले जो साइंटिस्ट हैं, न्यूलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया और उन्होंने क्या किया कि जो हम देखते हैं, जो बेसिकली शास्त्रीय संगीत के 7 लेटर्स होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, ये 7 जो है आप देखते हैं कि 7वें के बाद 8वां जो रिपीटेशन है वो फिर से सा आ जाता है। तो यहाँ भी उन्होंने क्या किया कि 1 से लेकर 7 तक जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया और जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 से लेकर 7 तक जो भी है एलिमेंट्स अरेंज हुए और जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से क्या करेगी, मैच करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है न्यूलैंड ने ऑक्टेव का रूल दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम यहाँ पर दिया उन्होंने, और उन्होंने ग्रुपिंग की इस प्रकार से, समान गुण धर्मों वाले एक के नीचे एक आएंगे, इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो यहाँ से ये दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली क्लासिफिकेशन की करने की कोशिश की। हालांकि अभी तक भी अगर हम बात करें न्यूलैंड के टाइम तक भी ऐसा कोई भी एक प्रकार से पीरियोडिक टेबल का निर्माण, आवर्त सारणी का निर्माण नहीं हो पाया था। इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं मेंडलीव को। ठीक है, अगर हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करें, मेंडलीव की बात करें, ठीक है, तो मेंडलीव ने सबसे पहले जो है क्या किया, आवर्त सारणी का निर्माण किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मेंडलीव का नाम आता है और उन्होंने ही सबसे पहले एलिमेंट्स को एक प्रॉपर टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में बेसिकली क्लासिफाई करने की शुरुआत की। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो पीरियोडिक टेबल है, अगर उसकी हम बात करें तो उस टाइम पे पूरे के पूरे एलिमेंट्स नोन नहीं थे, लगभग 63 एलिमेंट आसपास नोन थे। अब उतने एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। अब मुख्य बिंदु ये है कि जो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में, अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अरेंज किया, तो वहाँ पर सबसे पहली बात आई कि जो भी एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, उनका अरेंजमेंट बेस्ड होगा, आधारित होगा किस पर, एटॉमिक मास पर। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, परमाणु जो भार होगा उस पर आधारित जो है तत्व को उन्होंने क्या किया, जमाया अपनी आवर्त सारणी में। और उनके आवर्त सारणी की अगर हम परिभाषा देखें तो उन्होंने क्या बोला कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण, तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उन तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द बेसिकली पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस ऑफ एटॉमिक मासेस, जब हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब जो भी प्रॉपर्टी चेंज होगी ये किस पे आधारित होगी, तो परमाणु भार पर आधारित होगी, उन्होंने ये बोला। ठीक है,
अर्थात हमको यहाँ से ये समझना है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किसके बेसिस पे बनाई थी, उनके परमाणु भार पे, एटॉमिक मास पे आधारित बनाई थी, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने रखा। मतलब पहले कम भार वाले, कम एटॉमिक मास वाले, उसके बाद ज़्यादा भार वाले एलिमेंट उसके पास में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अरेंज किया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये रही कि कुछ एलिमेंट्स नोन नहीं थे, कुछ नहीं क्या, बहुत सारे एलिमेंट नोन नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट्स जो नोन नहीं थे उस समय पर, उनके बारे में मेंडलीव ने प्रिडिक्शन किया, अपना अनुमान लगाया और उसके लिए खाली जगह भी छोड़ी। और जब बाद में वो एलिमेंट की खोज हुई तो मेंडलीव ने जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर प्रिडिक्शन लगाया था, अप्रॉक्सीमेटली सेम डेटा उनको जो है मिलता है जब बाद में वो एलिमेंट्स मिलते हैं और वो उसी लोकेशन में प्लेस्ड होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। इसके बाद अगर हम बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसके बारे में हमको अभी जानना है, क्योंकि हमारे में सिलेबस में एक टॉपिक है पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। तो जब आप ये टॉपिक देखते हैं कि आवर्त सारणी में धातु और अधातु की स्थिति को बताइए, तो सिंपली हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी जो है वो हमको जानना ही पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा आपको इसका हिस्ट्री बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा समझेंगे और फिर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की ओर आगे बढ़ेंगे उनकी स्थिति को जानने के लिए। क्योंकि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर वो शब्द इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इतना आपको कम से कम बेसिक नॉलेज उसका रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है और धातु और अधातु वहाँ कहाँ पर प्लेस्ड है। तो मैं अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करूँ तो मैं एक रफ डायग्राम जो है यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने का श्रेय किसको जाता है, अगर ये पूछा जाए, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, मोज़ले को। ठीक है, मोज़ले नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल जो आज हम देखते हैं उसके फॉर्मेशन का जो श्रेय है, उसको बनाने का जो श्रेय है वो किनको जाता है, मोज़ले को जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मोज़ले ने बेसिकली किया क्या था, उन्होंने बस ये बोला, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, उन्होंने परमाणु क्रमांक के बारे में बताया, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, और जब उन्होंने एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के बारे में बताया तो वहाँ से फिर उन्होंने ये बोला कि जो भी आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के अनुसार से अरेंज होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ कमियां थी। अब कमियां क्या थी, उसमें ये कमियां थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि सबसे पहली बात तो कमी ये थी कि वहाँ पर जो एक एक्सेप्शन ये निकल गया कि उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास परमाणु भार के अनुसार से उन्होंने अरेंज किया था, लेकिन कुछ जगहों में धातु की ऐसी स्थिति आई या अधातु की या जो भी एलिमेंट्स हैं कि कम भार वाले, मतलब जो जिनका मास कम है वो बाद में आए और पहले जो है ज़्यादा मास वाले आ गए, ज़्यादा भार वाले आ गए। तो ये तो उल्लंघन हो गया उनके खुद के नियम का, तो एक कमी पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है कई जगह जो है क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, आवर्त सारणी था, उसको अरेंज इसलिए किया गया था, उस टेबल को बनाया है इसीलिए गया था कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले, एक जैसे गुणधर्म वाले एलिमेंट एक ही जगह पर आ सके। लेकिन कई जगह इस बात का उल्लंघन हुआ कि कई जगह में ऐसा हुआ कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आपस में एक जगह होने के बजाय कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, और किसी किसी जगह में
जो प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, मैच नहीं करते लेकिन वो एक साथ है। तो इस प्रकार की कुछ जो है गड़बड़ियाँ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखी गई, ये कमियां हम बोल सकते हैं। उन कमियों को देखते हुए, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट कमी कि भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, आइसोटोप्स हैं, तो भाई उनको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक मास परमाणु भार के आधार पर किया गया था तो उनको जगह नहीं दी गई, तो ये भी कमी थी। तो बाद में जब मूजले ने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर से अगर हम अरेंज करते हैं और एक पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, आवर्त सारणी का निर्माण करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। इसलिए मूजले को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है वहाँ पर मूजले का। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, 10th तक तो आपने सपने साइंस पढ़ा हुआ है और उसमें बेसिकली क्या है, आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये एक लेआउट है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो इनको ब्लॉक्स में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को कुछ ब्लॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, मैं पहले उन ब्लॉक्स के नाम लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये हैं क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक, हिंदी में भी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक। फिर दूसरा यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी ब्लॉक, यहाँ मैं लिखता हूँ डी ब्लॉक, और ये हो गया एफ ब्लॉक। ठीक है, ये 4 ब्लॉक में बेसिकली हमारा पीरियोडिक टेबल आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस, पी, डी और एफ। ये कहाँ कहाँ है मैंने वहाँ पर लिख दिया है। अब ये इनको इन नाम से क्यों पुकारा गया, क्यों बांटा गया? ठीक है, तो कुछ उसके लिए हमको फंडामेंटल समझना पड़ेगा। वो फंडामेंटल्स क्या हैं? यहाँ पर देखिए आप कि जब शुरुआत में एटॉमिक मॉडल दिया गया, परमाणु का जो मॉडल दिया गया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने परमाणु मॉडल को अपने अपने परमाणु मॉडल को जो है अपने अपने तरीके से दिया। लेकिन जो फाइनल परमाणु का मॉडल, एटॉमिक मॉडल हम पढ़ते हैं, वो बोरबरी का मॉडल हम पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, इन्होंने भी परमाणु का मॉडल दिया था, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी। देयर आर सम लिमिटेशन इन दीज मॉडल्स। देन बोरबरी जो है उन्होंने एक मॉडल लेकर आया जिसको आज भी हम पढ़ते हैं, और उसके मॉडल को हम देखें तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपने मॉडल को डिफाइन किया था। ठीक है, अभी आप देखिए कि ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये अंदर का सेक्शन है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका नाभिक है। ठीक है, इसके बाद में जो आपको ये एरिया दिख रहे हैं, बाहर में जो सर्कल दिख रहा है, एक्चुअली में ये एक्चुअली में उसके ऑर्बिट हैं। क्या है ये? ऑर्बिट, कक्षक। इनको नाम दिया गया उन्होंने के द्वारा। एक को दिया गया के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। इनकी नंबरिंग भी की उन्होंने, नंबरिंग की अनुसार से 1, 2, 3 और 4। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि भाई ये ऑर्बिट क्या है, तो ऑर्बिट एक्चुअली में क्या होते हैं? ऑर्बिट बेसिकली जहां पर द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहां पर अधिकतम होती है, उसको कक्षक बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डायग्राम 2D में आपको दिख रहा है। एटम्स एक सर्कल नहीं है, एटम्स एक स्फीयर है, आपको समझना है, और उसके चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके न्यूक्लियस के, मतलब एक स्फीयर की तरह आप समझिए। हालांकि हम ड्रॉ करते हैं तो 2D में उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है,
अब इन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ऑर्डर में एटम में अरेंज होते हैं। तो इनके अरेंजमेंट की ओर जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस ऑर्बिट के भी सब ऑर्बिट होते हैं, उपकक्षक जिसको हम बोलते हैं या उपकोष भी बोलते हैं। तो मैं अगर ऑर्बिट एक साइड लिखता हूं और एक साइड में सब ऑर्बिट लिखता हूं, एक साइड में कक्षक लिखता हूं और एक साइड में उपकक्षक लिखता हूं, तो अगर मैं कक्षकों की संख्या देखूं तो 1 2 3 और 4 यहां पर आपको मिला हुआ है। तो मैं उपकक्षक की बात करूं कि अगर आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3, घर नंबर 4, हाउस नंबर 1 2 3 4, पहले नंबर हाउस में एक ही रूम है जिसको क्या दिया गया, एस बोला गया, ठीक है। दूसरे नंबर का जो घर है, हाउस है, उसमें 2 रूम हैं जिनका नाम एस और पी है। तीसरे नंबर का जो घर है आप समझ सकते हैं उसमें एस पी डी 3 है, और चौथे में अगर हम जाएं तो आप समझ सकते हैं वहाँ एस पी डी और एफ है। तो मतलब मैं कुल मिलाकर अगर बोलूं तो पहले कक्षक जिसको हम 1 बोल रहे हैं ऑर्बिट में, एक उसके सब ऑर्बिट है एस, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस पी डी और चौथे में एस पी डी एफ, ठीक है। अभी आपको ये भी समझना है एक चीज़ कि जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाती है। बोलने का मतलब कि 4th नंबर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी 3rd नंबर के ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, 4th ऑर्बिट में है। इलेक्ट्रॉन फाउंड इन 4th ऑर्बिट हैज़ ग्रेटर एनर्जी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन 3rd ऑर्बिट। तो मतलब यह है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, हालांकि हमको उसमें डिटेल में नहीं जाना है। इसका ई का फॉर्मूला आता है, क्वांटम नंबर में आता है वो, लेकिन बस हमको इतना समझना है क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा तो आपको इतना थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब मैंने बोला कि भाई ऑर्बिट में अगर देखें तो 4 वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, 3 वाले की उससे कम, 2 वाले की उससे कम, 1 वाले की उससे कम, इसी प्रकार से अरेंजमेंट इनमें भी होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो जो एनर्जी का बेसिकली ऑर्डर देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो F में ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर D में होगी, फिर उससे कम P में होगी, फिर उससे कम किस में होगी, S में होगी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर जो है मौजूद होते हैं, इन कमरों के अंदर में बोल सकते हैं, रूम है छोटे छोटे मान लो, ठीक है, उसके अंदर में वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो किसी भी एलिमेंट के आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में होंगे, किसी भी एलिमेंट के आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका क्या बोल दिया गया, वो उस ब्लॉक का एलिमेंट है बोल दिया गया, ठीक है। तो ये ब्लॉक की जो नाम है ये एक्चुअली में किसके आधार पर आए हैं, अगर ये पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं कि जो इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का जो 11वां इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो उसका 11वां इलेक्ट्रॉन इनमें से किस कक्षक में है, एस में है, पी में है, डी में है, किस में है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षक सब ऑर्बिटल में है, तो अर्थात सोडियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये नाम किस आधार पर दिए गए हैं कि उसके अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट, वो कहां पर हैं। तो अगर वो एस में है तो एस ब्लॉक, पी में है तो पी ब्लॉक, डी में है तो डी ब्लॉक, एफ में है तो एफ ब्लॉक,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि भाई जो नाइट्रोजन है, नहीं बोरोन है, मान लीजिए बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। अगर मैं बोलूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p, क्योंकि 2 और 2 4 हो चुके ऑलरेडी, एक इलेक्ट्रॉन बचा वो यहाँ। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, p में गया है, मतलब कि बोरोन कहाँ पर होगा, इस p ब्लॉक में होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आता है बोरोन, p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब ये कैसे लिखा जाता है इस पे आपको नहीं जाना है डिटेल में। अब हम समझते हैं इसके बारे में। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो ये आपको ऊर्ध्वाधर जो कॉलम्स जिसको हम बोल रहे हैं उनको बेसिकली यहाँ बोला जाता है हिंदी में वर्ग, और इसमें बोला जाता है ग्रुप इंग्लिश में। तो अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, तो टोटल में 1 2 3 4 यहाँ से लेकर 12, फिर 13 से लेकर यहाँ पर 16, यहाँ हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18। तो मैं अगर बोलूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग हैं, कितने ग्रुप हैं, तो 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 18। ये पूरे कॉलम है, हालांकि मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, ये पूरे क्या होंगे, इस तरह से कॉलम होंगे। टोटल में कितने कॉलम जिसको हम ग्रुप बोल रहे हैं, वर्ग बोल रहे हैं, 18। ठीक है, इसके बाद में अगर बोलूं कि जो वर्टिकल यहाँ पर कॉलम है, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो ये हो गया, हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है, क्षैतिज पंक्ति जिसको हम बोल रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो उसको बोला जाता है हिंदी में आवर्त और इंग्लिश में पीरियड। तो अगर हम बात करें कि कितने हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर आपको मिलेगा 7। ठीक है, टोटल में कितने हैं अगर बोला जाए तो 7 क्या है, पीरियड है, आवर्त है। और टोटल में कितने अगर पूछा जाए वर्ग है या ग्रुप है तो कितने हैं, वो 18, और आवर्त कितने हैं, 7। ठीक है, तो पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अगर इनके वर्गों की संख्या बात करें, ग्रुप की संख्या बात करें तो 18, और आवर्त की बात करें तो 7। इस प्रकार से इनका है। अब हम बात करते हैं पोजीशंस की। ठीक है, कि कहाँ मेटल, कहाँ नॉन मेटल, और कहाँ मेटेलाइट्स, उपधातु। अब आप समझिए कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये जो साइड होगा ये क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड। बोलने का मतलब ये वाला जो साइड आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में जो चीज़ है, अब लेफ्ट साइड में क्या चीज़ है, लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में क्या है, यहाँ हैवी मेटल्स है, भारी धातु, यहाँ धातु, यहाँ पर भारी धातु। अच्छा, यहाँ के धातुओं को क्षारीय धातु बोलते हैं, एल्कली मेटल्स, यहाँ को हैवी मेटल्स। अगर एकदम इधर साइड चले जाएं हम पी ब्लॉक के साइड में, तो आपको सबसे लास्ट साइड में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर नॉन मेटल्स, अधातु। तो अगर पोजीशंस की बात करें कि मेटल्स किधर है और नॉन मेटल्स किधर है, तो इस साइड में मेटल्स हैं और उस साइड में नॉन मेटल्स हैं। तो इनको सेपरेट कौन करता है, तो सेपरेट करने वाला जो चीज़ है, यहाँ मैं अगर अलग से ड्रॉ करूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई 13th नंबर ग्रुप में यहाँ पर बोरोन है, ये बनेगा। ठीक है, सॉल्ट मतलब लवण, और H2 बनेगा मान लीजिए, तो ये बनेगा। तो चाहे कॉपर की बात करें, मरकरी की बात करें, चाहे कोई भी मेटल्स ले लें हम, और एसिड में मान लो HCl ले लिया जाए, H2SO4 लिया जाए, तो बेसिकली उससे क्या तैयार होगा, सॉल्ट तैयार होगा। और साथ में क्या निकलेगा, H2,
ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं HCl और यहाँ पर लेते हैं Na, तो यहाँ से क्या बनेगा 2NaCl प्लस H2, तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है, और ये क्या है H2 गैस। सोडियम क्या है, ये बेसिकली धातु मेटल, और HCl क्या है, डाइल्यूट एसिड हम बोल रहे हैं, तनु अम्ल बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, इसमें से कुछ एक्सेप्शन भी है। कॉपर जैसे मेटल है, मरकरी है, सिल्वर है, ये बेसिकली डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कॉपर, मरकरी और अगर हम बात करें सिल्वर, ये जो है डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन ये फंडामेंटल रिएक्शन है जो प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में क्या पूछे जाते हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उनसे आपको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि वो किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं, तो उनमें जनरली यही पूछेगा आपको, या जनरल क्वेश्चन पूछता है कि इनकी गुणधर्म लिखिए, तो आपको कुछ पॉइंट उसमें से और कुछ पॉइंट इसमें से आपको लिखने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व, अर्थात धातु जब अधातु से क्रिया करते हैं तब क्या होता है, तब एक्चुअल में आयोनिक रिएक्शन होता है, आयनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि धातु क्या बनाते हैं, धनात्मक आयन। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई हम Na ले लिए और Cl ले लिए, तो एक्चुअली में ये रिएक्शन होगा कैसे, ये रिएक्शन में सबसे पहले होगा Na प्लस और ये बनेगा Cl माइनस, ठीक है। Na प्लस कैसे बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा Na प्लस, और ये क्या बन जाएगा NaCl माइनस, और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे NaCl। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रिएक्शन बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया, ठीक है। आयनिक अभिक्रिया बोलने का मतलब क्या, पहले ये मेटल और नॉन मेटल आयंस बने, आयंस बनने के बाद ये कुछ कंपाउंड बने हैं, यौगिक बने हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रिएक्शन बोलते हैं, आयनिक अभिक्रिया हम इनको बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल और मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो वो आयोनिक रिएक्शन देते हैं, और इस प्रकार से वो आयनिक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे और भी रिएक्शंस हो सकते हैं, सल्फर के साथ में हो सकता है, क्लोरीन के साथ में हो सकता है, ब्रोमीन के साथ में हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। हालांकि इसको पढ़ने से पहले, नॉन मेटल्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मेटल्स का ही है, उसको हम देख रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी है, बेसिकली एक टेबल है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। धातुओं की क्रियाशीलता, ठीक है। अब धातु की क्रियाशीलता को हमको समझने से पहले एक टेबल समझना पड़ेगा। उन टेबल में हम कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स का जो है लिस्ट देखेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से कम, अर्थात किनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है और किनकी कम होती है। तो हम ज़्यादा और जब कम की बात करते तो हमको एक बेंचमार्क चाहिए। वो बेंचमार्क क्या है, हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं कि कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वो बेसिकली ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे। अर्थात ऊपर में जो प्लेस्ड हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, घटते जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहला मेटल क्या है, पोटेशियम। सबसे पहला मेटल क्या है, पोटेशियम है, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, पोटेशियम।
तो आई होप आप हिंदी में भी इसको लिख लेंगे, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम जिसका सिंबल क्या है, के है। इसके बाद आता है सोडियम जिसका सिंबल क्या होता है, Na। इसके बाद का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल क्या है, Mg। इसके बाद है एल्यूमिनियम जिसका सिंबल क्या है, Al, एल्यूमिनियम। इसके बाद जिंक, Zn। फिर आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe। इसके बाद टीन, Sn और लेड। तो आपको याद रखना है यहां पर कि जो ये मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातु। ठीक है, ये वाले। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं जो अभिक्रियाशीलता है वो घटेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, घटेगी क्या, क्रियाशीलता। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। ठीक है, इसके नीचे अब हाइड्रोजन से हम नीचे आते हैं। हाइड्रोजन से जब नीचे आएंगे तो आपको 4 मेटल्स मिलेंगे। उसमें पहला तो है यहाँ पर कॉपर, Cu, कॉपर आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका मरकरी, Hg। ठीक है, फिर सिल्वर, सिल्वर का Ag। फिर गोल्ड, गोल्ड का Au। और आपका लास्ट में आएगा प्लेटिनम, Pt। तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं इनको, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, कम क्रियाशील धातु। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लीजिए अगर हम रिएक्शन कराते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ZnCl2 है और साथ में यहाँ पास मैं ले रहा हूँ मान लीजिए कॉपर, तो क्या रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इसको रिप्लेस कर पाया क्या, नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। लेकिन यही चीज़ मैं उल्टा कर दिया तो CuCl2 अगर मैं लेता हूँ और Zn लेता हूँ तो बिल्कुल ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnCl2, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर से बनता है। ठीक है, अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो रिप्लेस कर देगा, कम रिएक्टिव मेटल है तो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नाउ अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम पाएंगे सबसे पहला जो रिएक्शन देखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ अधातुओं की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। सबसे पहली चीज क्या बनेगी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स।
नॉन मेटल्स हमने लिया ऑक्सीजन के साथ में, तो वहां पर क्या बना, नॉन मेटल ऑक्साइड, अधातु प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, अधात्विक ऑक्साइड। अच्छा, इससे होगा क्या, इसका जो कैरेक्टर होगा ये एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। आपको ये याद रखना है कि जो ये ऑक्साइड धातु का क्या बन रहा था, मेटल ऑक्साइड जो बन रहा था, धातु का ऑक्साइड, वो बेसिक था, क्षारीय था, ये एसिडिक। एग्जाम्पल सी नॉन मेटल प्लस O2 क्या बना, CO2। CO2 एसिडिक होता है, ठीक है। N प्लस O2 NO2 क्या है, ये एसिडिक नेचर का है, तभी तो ये NO2 और H2 जब मिलेंगे तो एसिड रेन हो जाता है। पानी में मिला दो तो एसिड बन जाता है ये, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, SO3 H2O H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, एसिड क्यों बन रहा है, क्योंकि इनका नेचर ही एसिडिक है, इसलिए एसिडिक बनता है। आपको याद रखना है, क्लियर इतना। तो ये तो हो गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया तो क्या बनाएंगे भाई, जैसे मेटल आपस में मिलकर क्या बनाए, मेटल हाइड्रोक्साइड, Na प्लस H2 हमने बनाया तो NaOH बनाया। लेकिन क्या सेम रिएक्शन यहां भी होगा, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये हमको समझना है। जब हमने Na को रिएक्शन कराया था H2O के साथ में, तो पहली बात इसको ब्रेक करने के लिए, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिलेगा तो ये नहीं टूटेगा। तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ना, लेकिन नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई वाटर के साथ में नो रिएक्शन। कारण भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों रिएक्शन नहीं देते हैं। मेटल क्यों देते हैं, मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन बट दे कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकते, मतलब H2O ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। अधातु जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कारण मैंने बता दिया, ठीक है। सिमिलरली इसी में मैं अगला पॉइंट जोड़ता हूं, डाइल्यूट एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में। यहां भी वही किस्सा है, कारण यही है, इसीलिए मैं साथ में लिख रहा हूं कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो टूट जाता है, अब नहीं दे सकते तो नो रिएक्शन। अम्ल के साथ में भी कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगा। तो दोनों चीज़ आसान है याद करना। एक तो जल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं, इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं। क्यों नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, ये ब्रेक नहीं होंगे इसके कारण से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें ये रिएक्शन जो है नहीं होता है। सिमिलरली जो बाकी रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि नॉन मेटल के साथ में नॉन मेटल का अगर रिएक्शन कराया जाए, H2 प्लस Cl2 कराया जाए तो क्या बनेगा, HCl, क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया जाए किसी का भी तो वहां पर क्या बनेगा, हाइड्राइड बनेगा। तो इस प्रकार से बेसिकली क्या होता है, यहां पर रिएक्शन होता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो इतनी भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर जो है डिस्कस कर ली, चाहे मेटल्स की बात करें, चाहे नॉन मेटल्स की बात करें, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, भौतिक गुण की बात करें, चाहे हम रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के बाद हम जो है पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ मेटल्स, धातुओं का संक्षारण, और उसके बाद हम मिश्र धातु पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी को।